लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक देखे हैं उन टॉपिक्स में से अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। जी बेटा आप ठीक है। अच्छा, हमारी पीपीसी चल रही है और पीपीसी के अंदर हमने आज तक जो टॉपिक्स किए हैं वो आपको पता है बखूबी। आप ऑन एंड ऑफ रहते हैं कभी छुट्टी पे, तो टॉपिक्स तो हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि इसकी असाइनमेंट बना लें, पता नहीं ठीक है। अच्छा, हमने एक तो किया ऑफ पनिशमेंट्स सारी की सारी कर ली। दूसरा टॉपिक हमने किया है कत्ल वाला और तीसरा हमने किया है हर्ट। ये 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आज इससे नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट इससे टॉपिक है दैट इज़ क्या, आपका ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। अब ये कौन से ऑफेंसेस होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, ये आपने बहुत देखा होगा। मेजॉरिटी आप लोगों को मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं भी की तो आपके सुनने में, जानने में, देखने में आता होगा। जितनी हमारे यहाँ क्या होती है, चोरी होती है। नंबर 1 आपने देखा होगा चोरी, जिसको हम थेफ्ट कहते हैं। और थेफ्ट के बाद नंबर 2 एक्सटॉर्शन है। नंबर 3 आपका रॉबरी है। और नंबर 4 आपका डिकोइटी है, जिसको डिकेटिव या डिकोइटी कुछ भी बोलते हैं। अब ये चार टॉपिक्स आपके ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी चीज़ों को ना क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं हम। एक्सटॉर्शन कब होती है, थेफ्ट कब होता है, रॉबरी कब है, डिकोइटी कब है। इनकी सिर्फ डिफरेंस ही बाज़-औक़ात वो आप प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रोपोजिशन दे रहा होता है, अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि रॉबरी कब बनती है, डिकोइटी कब बनती है। इन दोनों में फ़र्क हमें समझना एक्चुअली ज़रूरी है। तो अगर डिकोइटी समझनी है तो उससे पहले रॉबरी, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट तीनों समझ आने चाहिए, फिर डिकोइटी तक पहुंचोगे। अगर ये नहीं समझ आएंगे तो मतलब जैसे वो कहता है चोरी, अब इसको क्या बोलता है, चोरी। अब इसको क्या बोलता है, वो कहता है सीना जोरी, ठीक है। अब चोरी सरका है, चोरी को क्या बोलते हैं, सरका। अब चोरी और सीना जोरी, इन दोनों सिर्फ इनकी डेफिनेशन समझ आई तो देन इन दोनों की भी आ जाएगी। यहाँ पे कंफ्यूजन्स रहती हैं कि चोरी क्या है, चोरी कब होती है, कैसे होती है। तो ये चोरी के अंदर ही ये एक लफ्ज़, आप लफ्ज़ की क्या इंग्लिश है, वर्ड, WORD, वर्ड। क्या, अब यही इसके इंग्रेडिएंट है थेफ्ट के। क्या कहता है, पहले तो कहता है विदाउट इंटेंशन और नॉलेज। पहली बात विदाउट नॉलेज की कर दिया। दूसरी आउट ऑफ पोजेशन। नंबर 4 रिमूवल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड नंबर लास्ट डिसऑनेस्टली। आपका अब डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन उसने सेक्शन 24 में बता दी है, ठीक है। उसने कहा थेफ्ट किसको कहते हैं, उसने कहा चोरी। चोरी क्या होती है, उसने कहा ये 4 इंग्रेडिएंट होंगे तो चोरी होगी। अब चोरी की डेफिनेशन समझना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ ये 4 लफ्ज़ नहीं, इसके अंदर उसने इसकी मुतअद्दिद इलस्ट्रेशन दे छोड़ी हैं जो आपको समझनी है। अब W फॉर विदाउट नॉलेज, आउट ऑफ पोजेशन, रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिसऑनेस्टली। जब ये 4 इंग्रेडिएंट पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त, अब डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपको 22-23 भी आना चाहिए। उसके अंदर भी आपको डेफिनेशन कि किस चीज़ को, अब डिसऑनेस्टली किसको कहते हैं, अब वो कहता है किसको, जी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है गेन और एक होता है लॉस। क्या होता है, गेन एंड दूसरा होता है लॉस। अब ये गेन और लॉस तो समझ आता है,
मतलब मैंने एक चीज़ 5 रुपये की ली और 6 रुपये की बेच दी तो मुझे क्या हुआ, गेन। एक चीज़ मैंने 5 की ली 4 की बेच दी तो क्या हुआ, लॉस। लेकिन उसके साथ कहता है क्या, अनलॉफुल। और ये भी, अब ये गेन और ये गेन, अब ये गेन कौन सा है, गेन ऐसा कि मेरी तो थी ही नहीं, मैंने इससे चोरी कर ली और चोरी करके किसी को बेच दी, तो वो गेन सारा का सारा मुझे अनलॉफुल। और अगर लॉस है तो जिसका, अब ये वाइस वर्सा चलते हैं। डिसऑनेस्टली से मुराद ही ये है क्या, वही ना, रॉन्गफुल या अनलॉफुल, वही बात, रॉन्गफुल गेन है तो रॉन्गफुल या अनलॉफुल गेन ही वही है, ठीक है। रॉन्गफुल से भी वही मुराद है, इसको करेक्शन, रॉन्गफुल है लफ्ज़ उसने लिखा है, रॉन्गफुल से भी वही मुराद है कि रॉन्गफुल गेन वो गेन है जो मेरा था ही नहीं, मेरी तो एक चीज़ रत्ती भी मेरी नहीं थी। तो इसलिए डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन उसने कहा, एक को रॉन्गफुल गेन हो, दूसरे को रॉन्गफुल लॉस हो, तो वो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। डिसऑनेस्टली वो चीज़ है। अब इससे पता ये चल गया कि नॉलेज के बिना, ये यहाँ पे किताब पढ़ी, मैं यहाँ से गया और वापस आया तो ये किताब मौजूद नहीं है, मीनिंग देयर बाय मेरे नॉलेज में वो चीज़ नहीं। दूसरी बात, आउट ऑफ पोजेशन, ये मेरी पोजेशन है, ये मेरा घर है, दैट इज़ माई पोजेशन, पोजेशन से चली गई। फिर अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल की क्या डेफिनेशन है, मूवेबल डेफिनेशन। अब हमने कहा प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी मूवेबल होती है, ये पंखा मूवेबल है, वो कहता है नहीं, वो कहता है हाँ मूवेबल है। इसको तब होगा जब इसको उससे उतार दिया जाएगा। हाँ, वो कहता है जब तक चीज़ें क्या हैं, इसके साथ फेस्टन टू द अर्थ, फेस्टन से मुराद होता है चिपकी हुई है, पंखा है, एसी है, आपका ये पंखा है या कुछ भी चीज़, लेकिन डस्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चिपका हुआ नहीं है। जिसको उखाड़ने, जिसके साथ अभी मैं कील लगा दूं तो ये इमूवेबल हो जाएगा, मूवेबल नहीं रहेगा। जो चीज़ कहीं चिपकी हुई है, फेस्टन है, वो क्या है, मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। और जो इजीली मूव हो सकती है दैट इज़ कॉल्ड मूवेबल। कहाँ लिखा हुआ प्रॉपर इसकी डेफिनेशन मूवेबल की, इसके अंदर है पीपीसी में, कहाँ पे, सेक्शन 22 ये लिखा हुआ, ठीक है। आगे इसी तरह ये 4 इंग्रेडिएंट पूरे होंगे तो आपका थेफ्ट आएगा। देखिए सारे लोग रोते हैं, हम सारे, कि प्रोपोजिशन बेस्ड सवाल आते हैं, मैं उसको हल कैसे करूँगा, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। अब प्रैक्टिस तो सारों ने, हर केस, अगर बीपीसी के 511 सेक्शंस हैं तो 511 के 11 की प्रैक्टिस कोई भी नहीं करता। चंद एक 100 सेक्शन भी नहीं है जिसकी प्रैक्टिस चलती, 100 भी नहीं है, ठीक है, जिनके प्रैक्टिस चल रही है। तो 511 तो मेरा नहीं ख्याल किसी, सारे किसी को आते हैं, ठीक है, या इसको याद करना ह्यूमनली। तो ऐसी सूरत हाल में 511 की प्रैक्टिस नहीं, तो फिर हम कहते हैं मेरी प्रैक्टिस नहीं, तो फिर मैं क्या करूं, मैं जी इम्तिहान ना सिविल जज का पास कर सकता हूं ना एएसए का, तो वो गलत कहते हैं। प्रैक्टिस के अंदर प्रोपोजिशंस ही होती हैं। और प्रोपोजिशन कैसे बनती है भाई, आपने एक सच्चा या सांचा कहते हैं, वो क्या होता है, सांचा किसे कहते हैं भाई, कभी देखा ठप्पा लगवाया कभी, मतलब पहले औरतें कुरेशिये से बुनती होती थी तो पहले एक ठप्पा लगवाती थी, उसके ऊपर वो सारा बुन लेती थी, दैट इज सांचा या सच्चा पंजाबी में। वो एक मोनो बन जाता है, एक चीज़ बनाई होती है, उसके अंदर कोई भी चीज़ डालते, स्केच, उसके अंदर कुछ भी डालते जाओगे वैसी बनती जाएगी। ये डेफिनेशन आपका सांचा है, किसी भी चीज़ को मापना है, किसी भी, अब थेफ्ट में आएगा तो उसका ये है, एक्सटॉर्शन में आप भी पढ़ते हैं उसका वो होगा। तो आपने अपने उस प्रोपोजिशन को, जो सिनेरियो है, वो इन इंग्रेडिएंट में लेके आना है। अगर ये इंग्रेडिएंट पूरे हो जाएं तो फिर आप ये समझें कि ये थेफ्ट है। अगर कोई इंग्रेडिएंट मिसप्लेस है तो समझिए ये थेफ्ट नहीं है, कुछ और ज़रूर हो सकता है बट ये थेफ्ट नहीं है।
तो इसीलिए कोशिश यही करें कि किसी भी कोई भी प्रोपोजिशन आए पहले उसको समझें, फिर जैसे कि हमने ये पढ़े हैं, अभी मैंने कहा चौथा टॉपिक आज चल रहा है, ये टॉपिक करेंगे तो एंड पे हमारा टॉपिक आएगा जनरल एक्सेप्शंस। उसके अंदर बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इन चीज़ों को आपको ग्रिप होगी, डेफिनेशंस को, मैंने इसलिए कत्ल की पांच एग्जाम पढ़ाई और हर्ट के अंदर जितने भी हर्ट थे वो हमने देख लिए, पनिशमेंट सारी देखी, इवन दो इनके साथ हमने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी मिला के पढ़ा इनके साथ, और हमने वो जो दियत अशदमान फंड रूल्स हैं, ताकि कोई चीज़ हम इसमें से छोड़े ना। क्यों? जो इसमें आएगा आप उसको तोल सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं, फिर आप आगे चले जाएंगे। तो यही सिचुएशन है यहाँ पे, आपने इस वर्ड को तोल लेना है, फिर हम आगे चलेंगे। अगर इसमें नहीं आता तो समझिए थेफ्ट नहीं है, फिर क्या है? अब वो कहता है लफ्ज़ के अंदर जब वर्ड है, इसके अंदर जिस वक्त फियर आ गया, क्या आ गया? फियर। क्या हो गया? फियर। तो देन वो थेफ्ट नहीं रहता, थेफ्ट नहीं रहेगा, वो थेफ्ट से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फियर था ही नहीं। अगर 378 देखेंगे, 378, तो उसके अंदर फियर का जिक्र ही नहीं है, भाई डर नहीं है। अगर तो डर है तो वो तो फिर उसका नॉलेज आ गया, तो डर होता तो नॉलेज ना होता, अगर नॉलेज डर नहीं है तो फिर नॉलेज भी नहीं है, ठीक है ना। तो डर आ गया, दैट मीन्स कि वो एक्सटॉर्शन हो गया, वो नहीं रहा। क्या नहीं रहा? आपका थेफ्ट नहीं रहा। तो इट मीन्स कि ये क्या बन गया? एक्सटॉर्शन। हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एंड अभी थेफ्ट एक्सटॉर्शन तक ये वर्ड देखा है, अब इसके अंदर सिर्फ फियर जिस वक्त आ गया और बाकी चीज़ें निकल गई, नॉलेज नहीं रहा। अभी नॉलेज तो आ गया, अब यहाँ तो विदाउट था ना। अगली चीज़ क्या है? अब इसके अंदर यहाँ पे उसने इंस्टेंट नहीं था, यहाँ पे क्या नहीं था? इंस्टेंट नहीं था, फियर था। मेरे पास मुझे गोली मार देता, इंस्टेंट मैं पास खड़ा हूँ, या मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की छुरी मार दी, ठीक है, उस वक्त वो थेफ्ट एक्सटॉर्शन नहीं रह गया, वो क्या बन गया? रॉबरी बन गया। अब बाज़ बच्चों के ज़हन में होता है रॉबरी में बंदों का जिक्र है, बंदों का जिक्र नहीं है, एक बंदा भी रॉबरी कर सकता है। रॉबरी अक्सर, एक्सटॉर्शन कभी भी आप बहुत, मैंने तो अब 10 साल जो 9 साल मेरे प्रैक्टिस में हो गए, मैंने एक्सटॉर्शन का केस नहीं देखा, एक्सटॉर्शन का केस नहीं देखा। या वो थेफ्ट होता है या रॉबरी में चला जाता है, क्योंकि वो पिस्टल लेके किसी की गन पट्टी पे रखा होता है, उसने किसी को वो छुरी मार जाता है, किसी को बंद कर जाता है, तो वो उस वक्त इंस्टेंट में आ जाता है। और जब इंस्टेंट में आता है दैट बिकम रॉबरी, वो थेफ्ट या एक्सटॉर्शन नहीं रह जाता। अगर फियर है, सिंपल फियर है, किसी चीज़ का डर है, लेकिन वो इंस्टेंटली नहीं है, ठीक है, किसी भी किस्म का फियर है, तो देन दैट इज एक्सटॉर्शन। बट अगर वो इंस्टेंट हो गया, अगर उसके अंदर उसने कोई क्या कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया, उसने और क्या किया, रिस्ट्रेंट कर दिया, हर्ट कर दिया, तो दैट बिकम अ रॉबरी। एंड इफ number of persons are 5 or more, number of persons 5 or more, then it become a डिकोइटी, डिकेटी या डिकोइटी कोई भी कह लो उसको, ठीक है, आप डिकेटी कहने हैं तो डिकेटी कह लो, ठीक है, बट ये बन गया डिकोइटी। अब यहाँ तक मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट समझने हैं। अब ये रॉबरी है, ये अब इसके अंदर थेफ्ट भी रॉबरी बन सकता है, एक्सटॉर्शन भी रॉबरी बन सकता है, सिनेरियोज हैं, ठीक है, वो अभी हम पढ़ते हैं उसकी तरफ। अभी हम इस बेयर रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो देन ये सारी का सारा समझ आ गया। आज तक किसी के घर चोरी होंदी तो कोई रॉबरी कह रहा होंदा है, डिकेटी हर बंदे के मूँह च डिकेटी है भी, भावें बंदे 5 है ने या नहीं है ने,
तुसी सुनिया होना या रॉबरी ही कह रहा है, हर चीज़ को रॉबरी रॉबरी, उत्थे रॉबरी होगी जनाब। अगर कोई माशाल्लाह कोई ज़्यादा पढ़ लिख गया है तो वो कहता है रॉबरी होगी जनाब। अब बंदे उसमें 100 था। तो इसी सूरत में ये चीज़ें मन्यूट सी हैं मन्यूट सी, बट क्या है उसको समझ के चलेंगे तो देन ये आपको चारों समझ आ जाएंगे, अदरवाइज समझ कोई नहीं आना। वन बाय वन चीज़ों को पढ़ना है। मैं कहता हूँ ठहर ठहर के पढ़ें, समझ के पढ़ें, सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन आप एक ही टाइम में सारा कुछ लेने की कोशिश करें तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब इसकी प्रोविजन की तरफ आएँ। यहाँ पे क्या कहता है, थेफ्ट 378 में डिफाइन किया गया है, एक्सटॉर्शन 383 में डिफाइन किया गया है, रॉबरी 392 में डिफाइन किया गया है, 391 है, और डिक्योरिटी 392 में। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है, रॉबरी 390 है। ठीक है, अब इसको करेक्शन कर लें, रॉबरी 390 है, डिक्योरिटी 391 है, गालबन 1 है, हाँ वही ना, ये 391 है। डिफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफेंस की बात नहीं कर रहा, पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा। अब देखिएगा, अब आप जिस वक्त पर्चा होता है ना, FIR होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑफेंस वाला सेक्शन लगता है। इसलिए ये सेक्शंस ज़हन में नहीं होते हमारे। ठीक है, ये सेक्शन ज़हन से निकल जाते हैं कि यार हाँ वहाँ पे क्योंकि सज़ा होनी है तो उसकी पनिशमेंट वाला लिख दिया जाता है। अगर आप देखते हो 336 ए नहीं लगा होता, बी लगा होगा। ठीक है, तो अब 337 ई नहीं लगा होता, E1 नहीं होता, F1 होता है। ठीक है ना, अब वो इसी वजह से है कि जो सज़ा है वो वाला सेक्शन लगेगा। तो ये यहाँ तक इसकी सिर्फ, अब मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा इसकी सज़ाएँ, सिर्फ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझ लें पहले। अब हम बे रीडिंग की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, 378 निकालिएगा, जी कहता है थेफ्ट, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, मैंने कहा consent और knowledge, ठीक है, moves that property in order to taking is said to commit theft। ये सारे इंग्रेडिएंट पूरे हो गए। मैंने कहा एक तरीक़ाकार होता है, एक आप उस तरह याद कर लें तो आपको बहुत सारी आसानी से चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे कि हमने सियारे अक्सर पढ़े हैं, मतलब जनरल नॉलेज शायद अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, तो जनरल नॉलेज की हम जब पढ़ेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम उसको एक वे बना लेते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूले सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो यही चीज़ें हैं, फार्मूला है ये भी, इसको आपने जोड़ना इसी तरह जैसे मर्जी जोड़ दें, इंग्रेडिएंट यही रहें, आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट यही रहें। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये क्या, अब देखिए एक्सप्लेनेशंस इसकी 4-5 दी हुई हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट की 378 पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशंस नहीं पढ़ते। अब देखिए क्या कहता है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच्ड टू द अर्थ। हमने अभी मूवेबल और इमूवेबल की डेफिनेशंस पढ़ने की कोशिश की थी। उसने कहा जिस वक्त वो उससे उतार ली जाएगी, क्या कह रहा है, अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिर इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सुन एज इट इज सर्व फ्रॉम द अर्थ। जब उससे उतार निकाल ली जाएगी, मैंने अभी एग्जांपल दी थी, पंखा है, इसको ऊपर से उखाड़ के नीचे रख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, मूवेबल। कहते जब तक वो किसी चीज़ से क्या है बंधी हुई है तब तक उसका क्या होगा, आपका मूवेबल नहीं होगी, मूवेबल रहेगी। ये इसको बंद कीजिएगा, अज़ान हो जाए फिर कर पास कर दे, पास। इसी जगह पे वापस चल रहे थे कि आपका स्टेटस के पीछे हम सारे रोले फिरे,
कि स्टेटस हो। वापस 378 पे आते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन में उसने कहा था क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी जो नहीं होगी वो सब्जेक्ट टू थेफ्ट नहीं होगी, और जो मूवेबल होगी वही थेफ्ट होगी। नंबर 2, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सर्वियंस मे बी अ थेफ्ट। जिससे आप उससे थोड़े से किसी चीज़ से निकालते हो कुछ, तो वो भी चोरी में आ जाएगा कि इसने कील भी निकाले और इसने फिर उसको उतार के ले गया, वो कहते हैं वो भी क्या आ जाएगा, चोरी में आ जाएगा। फिर अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव, वजह बनता है उसको चलने की, बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग आर बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। वही चीज़ किसी भी जगह पे बाड़ लगाई है, अक्सर हम देखते हैं जानवरों के जहाँ पे वो जो बना होता है इस तरह, उसको पंजाबी की वाड़ा कहने ने, आगे उन्होंने क्या लगाया हुआ, वो एक लकड़ी का कुछ लगाया हुआ है कि यहाँ से जानवर बाहर ना निकले। तो अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, वो चीज़ें निकल के मूव करना शुरू करें, कहीं भी चले जाए, वो कहता है वो भी सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा, थेफ्ट। एंड अनदर थिंग, नंबर 4, a person who by any means causes an animal to move। अब जानवर की बात कर रहा है, to move is said to move that animal and to move everything which in consequences of the motion, वो उसके चलने में जो उस consequences में चलने लग गया, so cause is moved by दैट एनिमल। हम अक्सर देखते हैं जानवर होता है, बकरी है या इवन दो कुत्ता है, कोई भी ऐसी चीज़ है, आप जो कुत्ता है वो गोश्त के पीछे आता है, आप अपनी जेब में थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा डालते हो, उसके पास जाते हो, उसको गोश्त दिखाते हो, वो गोश्त के पीछे पीछे चलने लग जाए, तो आप चलने लग जाए, तो आपने उसको पकड़ा तो नहीं है, बट वो चोरी एज सून एज कि वो आपके पीछे चल पड़े, वो थेफ्ट हो गया। आप थोड़ा सा चारा लें, बकरी को दिखाएं, बकरी आपके पीछे, वो पीछे पीछे आप चलते हुए उधर से ले गए, दैट इज आल्सो अ थेफ्ट। एंड नंबर 5, द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन may be expressed or implied and may be given either by person in possession or by any person having for the purpose authority either express or implied। अब वो पीछे इसने इस कंसेंट को जो विदाउट कंसेंट या नॉलेज, मैंने यहाँ पे इंटेंशन कंसेंट है, कंसेंट या नॉलेज, अब कंसेंट की डेफिनेशन उसने नहीं बताई थी, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी, ठीक है। तो कंसेंट से गई तो दैट इज नॉट अ चोरी, दैट इज नॉट अ थेफ्ट। तो वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, चीज़ पड़ी है यहाँ पे, तो मैं आपको कहूँ ये ले जाओ, तो मैंने कंसेंट एक्सप्रेस दे दी, या यहाँ पे पड़ी है मैं बोला नहीं आप ले जा रहे हो, तो दैट मीन्स ये मेरी कंसेंट से जा रही है, वो इम्प्लाइड है, आपके सामने जा रही है, वो कंसेंट ही कंसेंट है, ठीक है। तो वो कंसेंट की डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ तक चीज़ें आपने किस चीज़ को देखा। अब आपका जो काम है ए टू एंड तक, आपकी पी तक इसकी इलस्ट्रेशंस हैं, कल ये पढ़ के आइएगा, इससे आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि ये थेफ्ट के साथ इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ना। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको तंग भी करेंगे कि यार ये क्या है, और फिर आपको समझाऊंगा, कल कोई भी चीज़ आपको आएगी तो इंशाल्लाह बाकी हम इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।